स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेरेनकोव रेडिएशन और एक्स रेज प्रोडक्शन। तो चेरेनकोव रेडिएशन क्या होते हैं? ये तब प्रोड्यूस होते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के थ्रू पास होता है और जब उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड उस मीडियम में लाइट की स्पीड जितनी होती है ना उससे ज़्यादा हो। तो अगर चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह है वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हाई वेलोसिटी से पास हो रहे हैं तो वो अपने पाथ के अलोंग और वी कैन से ट्रेजेक्ट्री के अलोंग जो भी उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो वो डाइलेक्ट्रिक के जो वो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको पोलराइज कर देगा। अब पोलराइजेशन के बाद सब्सिक्वेंटली क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगी। जब डीपोलराइजेशन होगी उन मॉलिक्यूल्स की तब वहाँ से रेडिएशन का एमिशन होगा जिनका जो वेव फ्रंट है वो होगा स्फेरिकल। तो इस टाइप से स्फेरिकल वेव फ्रंट वाले रेडिएशंस जो हैं वहाँ से एमिट होंगे। ये जो वेव फ्रंट है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाते हैं। तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस होती है रेडिएशंस की और इसलिए वहाँ से जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को हम कहते हैं चेरेनकोव रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है ये वीक ईएम रेडिएशन होते हैं जो कि यूवी या विजिबल रीजन के अंदर लाई करते हैं। ये रेडिएशन एमिट होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, चार्ज पार्टिकल की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग, और ये सिर्फ ये यहाँ पे जो एंगल ये थीटा फॉर्म हो रहा है ना, सेमी वर्टिकल एंगल, इसी के अंदर कन्फाइंड रहते हैं। तो अगर हम इस एंगल की वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास होगी कॉस इनवर्स C/NV। यहाँ पे जो C है वो लाइट की स्पीड है वैक्यूम के अंदर, V यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी मीडियम के अंदर जो स्पीड है वो, और जो N है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब बात करेंगे एक्सरेज की। एक्सरेज की प्रोडक्शन की जो स्टडीज़ थी, इसकी जो डिस्कवरी की गई थी वो की थी W.C. रॉन्टजन साइंटिस्ट हुए हैं। 1895 में उन्होंने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। एक्सरेज बेसिकली EM वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ कम होती है बट इनकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई होती है। तो एक्सरेज को तब प्रोड्यूस कर सकते हैं जब कोई भी बीम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की वो किसी टारगेट के साथ जब स्ट्राइक करेगी तब एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है, और ये एक्सरेज हमेशा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ट्रैवल करती हैं सोर्स से। अब इनकी प्रोडक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, एक्सरेज की प्रोडक्शन में बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास वो 4 चीज़ें होती हैं ऐसी। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए, उनकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे एक्सटर्नल बैटरी वगैरह, तो वो प्रॉपर मीन्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो पाएंगे। थर्ड इज इसमें चाहिए होता है टारगेट मटेरियल जो एनोड की तरह एक्ट करते हैं जिसका एटॉमिक वेट हाई होगा। और फोर्थ इसमें है जो एक्सरे ट्यूब लेते हैं या फिर हम हॉट फिलामेंट ट्यूब भी कह सकते हैं इसको। तो ये 4 हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए। तो अब देखिए, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इनको ये इनकी प्रोडक्शन की स्टडीज़ की थी वो कैसे की थी। उन्होंने एक ट्यूब ली जिसे कहा गया कॉलेज ट्यूब या एक्सरे ट्यूब भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास ना एक ग्लास बल्ब लगा होता है जिसके अंदर कैथोड होता है, और वो कैथोड क्या चीज़ होती है, जो टंगस्टन फिलामेंट है वो एज अ कैथोड एक्ट करता है, और जो टारगेट मटेरियल है वो एज एनोड एक्ट करते हैं। उसका एटॉमिक वेट हाई रखा जाता है, हाई एटॉमिक वेट वाला मतलब टारगेट लिया जाता है जो एज एनोड एक्ट करता है वहाँ पे। और जो इस बल्ब के अंदर का प्रेशर है वो मेंटेन किया गया था 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब कैथोड को करंट पास करके हीटअप किया गया, मतलब कि जो टंगस्टन फिलामेंट है, जैसे हम बल्ब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वो बल्ब के अंदर का फिलामेंट गर्म होता है तभी लाइट प्रोडक्शन होती है। तो वैसे ही क्या किया गया, कैथोड को हीटअप किया गया करंट पास करके, जिससे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ। अब जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से एमिट हुए उनको हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक्सेलरेट किया गया, उनकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया गया, तो वो वहाँ से एनोड की ओर जा रहे थे हाई स्पीड से। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें काफ़ी हाई रखा जाता है, ऑलमोस्ट 20 किलो वोल्ट के आसपास सोर्स और टारगेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रखा जाता है। तो जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया जो कि कैथोड रेज का पाथ था, मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस बीम की डायरेक्शन से 45 डिग्री के एंगल पे एनोड को रखा गया।
तो वहाँ से एक्सरेज की प्रोडक्शन जो होएगी ना, वो इलेक्ट्रॉन बीम के बिल्कुल परपेंडिकुलर होएगी, अगर 45 पे रखते हैं हम उसको टारगेट को। अब जैसे ही कैथोड रेज एनोड से स्ट्राइक की, कैथोड रेज मतलब इलेक्ट्रॉन बीम जो कैथोड से निकली है वो एनोड पे स्ट्राइक करेगी, तो जो स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इंटरेक्ट करेंगे एनोड का जो मटेरियल है ना उसके न्यूक्लियाई के साथ, क्योंकि न्यूक्लियाई में हमें पता है ना कि वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होएगी उनको, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे एक्सलरेट होके वो डी एक्सलरेट हो जाएंगे, उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। डी एक्सलरेट होने का मतलब उनकी एनर्जी पहले से कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब वहाँ से एनर्जी का एमिशन होगा, और वो जो एनर्जी एमिट होती है वो ही बेसिकली एक्सरेज की फॉर्म में एमिट होती है। इस प्रोसेस में जो एनोड है वो गर्म हो सकते हैं, तो उसको ठंडा रखने के लिए होलो कॉपर सिलेंडर जो है वो यूज़ किया जाता है एनोड के एक एंड से अटैच करके, और उसमें फिर वाटर वगैरह सर्कुलेट कर देते हैं ताकि वो एकदम से ज़्यादा गर्म ना हो, वो बर्न ना हो। तो जो एक्सरेज प्रोडक्शन होती है उनकी इंटेंसिटी, एक्सरेज की इंटेंसिटी डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन टारगेट से और वीकेंड से एनोड से स्ट्राइक कर रहे हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सरेज की इंटेंसिटी होगी। एक्सरेज की प्रोडक्शन डिपेंड करती है जो गैस हम लेके चलते हैं उसके प्रेशर पे, ट्यूब के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की गई है उसका प्रेशर कितना है उस पर डिपेंड करती है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है उस पर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे जो एनोड हम सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, मतलब कि जो एनोड है बहुत सारे मटेरियल्स को एज एनोड ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट चीज़ कि उसका जो एज एनोड हम यूज़ करते हैं मटेरियल या टारगेट, उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए ताकि उसमें से वो मतलब हीट अप होके बर्न ना हो। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं टंगस्टन, प्लैटिनम वगैरह, जिनको हम एज एनोड यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अलग से भी बन सकता है 2 या 3 मार्क्स में कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक्सरेज की। तो एक्सरेज जो है वो न्यूट्रल होती हैं, चार्ज पार्टिकल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये डिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि न्यूट्रल होती हैं, और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो हाई होती है और सॉलिड्स में से भी पास हो सकती हैं ये, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ट्रैवल करती हैं लाइट की स्पीड के साथ। इनको हम जो ये एक्सरेज हैं ये गैस को आयनाइज कर सकती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इनका इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट के, ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इनका फोटोग्राफिक प्लेट पे। और ये इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे मान लो कोई मटेरियल हम लेके चले, कोई मेटल ली सपोज हमने, जब उस मेटल पे ये फॉल होएंगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ये बाहर पुश कर देती हैं, ये आगे आएगा भी ये कॉन्सेप्ट। और एक्सरेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ कम है, पेनिट्रेटिंग पावर हाई है, और ये डिफरेंट फिनोमिना शो करती हैं जैसे रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रेक्शन, पोलराइजेशन। ब्रैग्स लॉ जो हम आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो ब्रैग्स लॉ में क्या होता है, एक्सरेज का डाइफ्रेक्शन होता है, तो डाइफ्रेक्शन भी हो सकता है इनका, इंटरफेरेंस भी, पोलराइजेशन भी, रिफ्लेक्शन भी। So that is all about the production of X-rays. In next video lecture we will discuss about the X-ray spectra.